नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज की क्लास में हम आपके बीए सेकेंड ईयर तृतीय सेमेस्टर पेपर का नाम है सामाजिक व्यवहार का मनोविज्ञान, उसके अंतर्गत यूनिट फर्स्ट के जिस महत्वपूर्ण टॉपिकों पे हमने आज का महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों की परीक्षा को देखते हुए लाए हैं। तो ये निश्चित रूप से आपके परीक्षा के लिए बहुत ही मददगार सिद्ध होने वाला है। इसी तरह से मैं सभी यूनिट का बहुविकल्पी प्रश्न जो है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी पर लाऊंगा, क्योंकि कई बच्चों का ये कहना था कि सर हमारा पेपर जो है बहुविकल्पी माध्यम से होने वाला है, एमसीक्यू होने वाला है, तो आप एमसीक्यू बनाइए। तो उसी के कड़ी में हम जो है आज यूनिट फर्स्ट के जितने भी टॉपिक है उन पे जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। और ऐसे हमने 20 प्रश्न लिए हैं जो निश्चित रूप से आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इसी तरह से आगे भी, ये वीडियो का पहला पार्ट है, आगे भी कई पार्ट आने वाले हैं। तो अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अभी जुड़ के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए सबसे पहला हम क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, समाज मनोविज्ञान किसकी शाखा है? ध्यान से देखते हैं, समाज शास्त्र का है, मनोविज्ञान का है, सामाजिक विज्ञान का है, किसका है? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन पूछ देता है पेपर में आप लोगों को कभी कभी। तो समाज मनोविज्ञान किसकी शाखा है? मनोविज्ञान की शाखा है, तो मनोविज्ञान सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को क्या कहकर संबोधित किया गया था? जब आप मनोविज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहकर संबोधित किया गया, फिर फलस्वरूप मन का विज्ञान कहा गया, उसके बाद चेतना का विज्ञान, फिर व्यवहार का विज्ञान कहा गया। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है दूसरा, इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मा का विज्ञान सबसे पहले संबोधित किया गया। तीसरा है, मनोविज्ञान की शाखा मानव का अध्ययन किस परिवेश में करती है? मनोविज्ञान की जो शाखा ये सामाजिक मनोविज्ञान है, तो वो मानव का अध्ययन किस परिवेश में करती है? सामाजिक परिवेश में, राजनीतिक परिवेश में, धार्मिक परिवेश में? तो सही आंसर हो जाएगा क्या? सामाजिक परिवेश में मानव के व्यवहार का अध्ययन करती है। चौथा, व्यक्ति स्वयं के अतिरिक्त दूसरों की अनुक्रियाओं हेतु किस रूप में कार्य करता है? तो उद्दीपक के रूप में, या प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में, या समाजसेवी के रूप में, या कोई नहीं? तो व्यक्ति स्वयं के अतिरिक्त दूसरों की अनुक्रियाओं हेतु किस रूप में काम करता है? उद्दीपक के रूप में काम करता है। उद्दीपक क्या होता है? जो आपके व्यवहार को उद्दीपित कर दे। जैसे हमने आपसे पूछा ये क्या है, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा? उद्दीपक। फिर आप प्रतिक्रिया के रूप में कहेंगे कि ये मार्कर है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, समाज में रहने वाला मानव क्या कहलाता है? तो समाज में रहने वाला मानव सामाजिक कार्यकर्ता कहलाता है, कि समाज समिति सदस्य कहलाता है, कि सामाजिक प्राणी कहलाता है, कि उपयुक्त सभी? तो देखिए, समाज में रहने वाला मानव सामाजिक कार्यकर्ता भी कहा जाता है, इसको समाज समिति सदस्य भी कहा जाता है, और सामाजिक प्राणी भी कहा जाता है। तो उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक समाज ताना बाना होता है। तो एक समाज किसका ताना बाना होता है? तो ये एक समाज सामाजिक संबंधों का ताना बाना होता है, न कि आर्थिक क्षतिपूर्ति का और न ही सामाजिक आवश्यकताओं का, बल्कि एक समाज सामाजिक संबंधों से ही मिलकर बनता है। सातवां है, व्यक्ति के संबंध अन्य व्यक्तियों से किस कारण बनते हैं? क्रिया के कारण, यानी केवल व्यवहार के कारण, या क्रिया प्रतिक्रिया दोनों के कारण, या प्रतिक्रिया के कारण? तो देखिए, व्यक्ति के संबंध अन्य व्यक्तियों से क्या होता है? क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों के कारण बनता है। ठीक है, जैसे भीड़ है, भीड़ में कई व्यक्ति एक दूसरे खड़े हैं, जा रहे हैं, तो वो सामाजिक संबंध नहीं होगा। जब से ये व्यक्ति क्या है, रिस्पांस नहीं करेगा, क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होगा दो व्यक्तियों के बीच, तब से वो सामाजिक संबंध नहीं माना जाएगा। तो क्रिया प्रतिक्रिया सही आंसर हो जाएगा। आठवां, अनेक शोधों के पश्चात मनोविज्ञान को क्या नाम दिया गया? अनेक शोधों के पश्चात मनोविज्ञान को क्या नाम दिया गया? इसमें भी 4 ऑप्शन पूछेगा, आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। तो आपको आंसर लगा देना है कि व्यवहार का विज्ञान मनोविज्ञान को कहा गया। 9वां है, समाज मनोविज्ञान का क्षेत्र किस प्रकार है? तो इसमें भी 4 ऑप्शन दे देगा आपको, अति विस्तृत, अति जटिल, अति सूक्ष्म, या कोई नहीं। तो समाज मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो काफ़ी ब्रॉड है। ठीक है, तो अति विस्तृत वाला आंसर सही हो जाएगा।
10वां है कार्यकरण संबंध के प्रत्यक्षीकरण का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है। प्रत्यक्षीकरण कैसे कार्य करता है, इसके संबंध का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है, तो गुणारोपण वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है समाज मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित हैं आवृत्तियों का स्वरूप, अभिवृत्तियों की संरचना, अभिवृत्तियों के मापन व परिवर्तन, उपयुक्त सभी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि समाज मनोविज्ञान में जिसको मनोवृत्ति कहते हैं या अभिवृत्ति कहते हैं, इंग्लिश में एटीट्यूड कहते हैं, उसके स्वरूप का भी अध्ययन किया जाता है, संरचना का भी अध्ययन किया जाता है, मापन व परिवर्तन का भी अध्ययन किया जाता है। तो उपयुक्त तो सभी वाला आंसर सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। समाज मनोविज्ञान के स्वरूप को कहा गया है, क्या कहा गया है कि ये अवैज्ञानिक है, सामाजिक है या वैज्ञानिक। देखिए इसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान से आप क्वेश्चन को देख कर तब टिक लगाइएगा। समाज मनोविज्ञान के स्वरूप को क्या कहा गया है, कैसा स्वरूप है समाज मनोविज्ञान का, तो कई बच्चे सामाजिक में लगा देंगे क्योंकि ये समाज से संबंधित है। नहीं, तो स्वरूप पूछ रहा है, इसका स्वरूप कैसा है, तो वैज्ञानिक स्वरूप इसका है। 13वां जन्म के पश्चात बच्चा का विकास होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद उसके अंदर जो सामाजिक गुण आते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो सामाजिकरण, इंग्लिश में इसको सोशलाइजेशन बोलते हैं। 14वां है वैज्ञानिकों का तत्व कैसा होता है, वैज्ञानिकता का तत्व कैसा होता है। तो वैज्ञानिकता का तत्व होता है सार्वभौमिक होता है। मतलब वैज्ञानिक उसी को कहे जाएंगे जैसे कि हमने यहाँ कोई टेस्ट किया, यहाँ वो जो रिजल्ट आ रहा है हम कहीं और करें फिर तब भी वही रिजल्ट आए तो उसे ही सार्वभौमिक कहेंगे। जैसे 2 + 2 = 4 यहाँ है, आप इसको कहीं भी कर ले किसी भी देश में 2 + 2 = 4 ही होता है, तो इसी को सार्वभौमिकता कहते हैं। सभी जो है एक समान ही जब रिजल्ट आता है तो इसे सार्वभौमिक कहते हैं। अगला है समाज मनोविज्ञान में अधिकांशतः किस पद्धति का प्रयोग होता है। तो देखिए समाज मनोविज्ञान में अधिकांशतः प्रयोगात्मक पद्धति का प्रयोग होता है। 4 ऑप्शन दे देगा आपको, प्रयोगात्मक, सर्वेक्षण, क्षेत्र, ठीक है, ऐसे ही, और उपयुक्त में कोई नहीं, तो इसमें प्रयोगात्मक आप लगाइएगा। ज़्यादातर प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग होता है। अगला 16वां समाज मनोविज्ञान के वैज्ञानिक स्वरूप से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, ये प्रामाणिक विज्ञान है, यथार्थ विज्ञान है या तथ्यात्मक विज्ञान है या उपयुक्त सभी। तो देखिए समाज मनोविज्ञान के जो वैज्ञानिक स्वरूप है इससे ये तात्पर्य है कि यह प्रामाणिक विज्ञान भी है, यथार्थ विज्ञान भी है, तथ्यात्मक विज्ञान भी है, इसलिए उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है समाज एवं सामान्य मनोविज्ञान दोनों का कार्य क्या है। तो दोनों का कार्य यही है कि ये व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है, व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना। ठीक। 18वां है कार्यकरण का स्वरूप कैसा है। तो कार्यकरण का स्वरूप क्या होता है, सार्वभौमिक होता है और परिवर्तनीय भी होता है, तो ये ऑप्शन आप टिक लगा दीजिएगा। 19वां है समस्त देशों एवं कालों में खरे उतरने वाले तत्व होते हैं। ये ऐसे कौन से तत्व होते हैं जो समस्त देश काल में खरे उतरते हैं। तो क्या ऐसे तत्व होते हैं, उनमें प्रामाणिकता पाई जाती है, वो तथ्यात्मक होते हैं और वो सार्वभौमिक होते हैं, तो उपयुक्त सभी आप आंसर टिक लगा दीजिएगा। 20वां है समाज मनोविश्लेषणवाद का जनक किसे कहा जाता है। तो समाज मनोविश्लेषणवाद का जनक फ्रायड को कहा जाता है। तो इस तरह से आपने आज की क्लास में आपके जो BA 3rd सेमेस्टर है, पेपर के नाम सामाजिक व्यवहार का मनोविज्ञान है, उसके अंतर्गत यूनिट 1 के जितने भी टॉपिक हैं, ठीक है, उनका क्या है, हमने बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे हल करवाया है। और भी यूनिट 1 में टॉपिक हैं, जैसे कुछ रह गया है तो उसका भी हम अगले, क्योंकि ये पहला पार्ट है, आगे भी कई पार्ट आने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद जो हम सामाजिक व्यवहार के जो अध्ययन की विधियां हैं उनसे रिलेटेड क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी होगा उसको हम अपने क्लास में हल करवाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।